आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ में अभिभावक एकता मंच के आह्वान पर आज नो स्कूल नो फीस अभियान को लेकर सभी अभिभावकों ने विरोध दर्ज कर अपने अभियान की शुरुआत की। आज व्यापारी भाइयों ने अपनी अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाए और नौकरी वाले हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम पर गए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी भी काली लगाई। मीडिया को जानकारी देते हुए अभिभावक एकता मंच के अलीगढ़ संयोजक अतुल राजी ने बताया कि शहर वासियों से एक आह्वान नो स्कूल नो फीस को लेकर किया गया था और कहा था कि सभी व्यापारी भाई स्कूलों में अनावश्यक फीस लेने के विरोध में अपनी अपनी दुकानों पर काला झंडा लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आह्वान किया कि सभी लोग अपनी डीपी पर नो स्कूल नो फीस की काले रंग की डीपी लगाएंगे, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। इससे साफ देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग स्कूलों में अनावश्यक फीस लिए जाने के विरोध में हैं। मैं अतुल कुमार राजा जी, अभिभावक एकता मंच अलीगढ़ का संयोजक। हमने जो है अभी 2 दिन पहले आह्वान किया था कि नो स्कूल नो फीस को लेकर अलीगढ़ में काली पट्टियां बांधकर जो अभी काम करने वाले लोग हैं वो काम करेंगे और जो व्यापारी हैं वो काले झंडे लगाएंगे। इसके अलावा युवा और महिलाओं से अपील की थी कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं और जो सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो लोग भी अपनी प्रोफाइल पिक को काला करके नो स्कूल नो फीस लिखेंगे। वो आज हमारा अभियान अलीगढ़ महानगर में चला और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने अपने अपने दुकानों पर काले झंडे लगाए, लोगों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधी, मैंने भी अपनी काली पट्टी बांधी है और हमें जो है व्हाट्सएप प्रोफाइल के माध्यम से, फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों ने अपने फोटोज हमें देखने को मिले कि उनकी पूरी तरह से एक काला दिवस के रूप में मनाया गया। मित्रों, मेरा बस सिर्फ इतना ही कहना है हमारा कि अलीगढ़ के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में स्कूल में जो अनावश्यक फीस ली जा रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार से, जिला प्रशासन से सबसे मांग है कि कृपया जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी फीस दी जाए, हम देने के लिए तैयार हैं, परंतु अनावश्यक फीस हम नहीं देंगे, जिसका हम विरोध करते हैं। अकराबाद के कुछ गांव में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा बिना अनुमति हैंडपंप के साथ शिलालेख लगवाया गया है। इस शिलालेख में दर्ज विवरण अरबी भाषा में है। इसमें तिरंगे के साथ कुवैत का झंडा अंकित है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर 24 के बदले 8 तिलियां होने के कारण लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। अकराबाद के खुर्रमपुर के पास स्थित गांव दुबिया व कुछ अन्य गांव में हैंडपंप नंबर 4 मशीन लगाई गई है। हैंडपंप के साथ एक शिलालेख लगाया गया है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ खाड़ी देश कुवैत का झंडा अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 के बदले सिर्फ 8 तिलियां हैं, जो भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। शिलालेख पर अरबी में विवरण लिखा है। छर्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह को ग्रामीणों ने शिकायत की थी। विधायक ने जिलाधिकारी से इस मामले की शिकायत की। रविंद्र पाल सिंह का कहना है कि अकराबाद के ग्राम खुर्रमपुर के एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा यह हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। जब उससे संपर्क किया गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसने हैंडपंप लगाने के लिए किसी सरकारी विभाग से अनुमति भी नहीं ली है। ये हमने लगवाया ना, चित्रपाल के नाम से है ना। नल 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 किसने लगवाया था? ये तो भोले है ना, ये तो मेवाती है ना। अच्छा, मेवाती भोले हैं ठेकेदार, उसने ये नल लगवाया है। हाँ। अच्छा, इसे बाउंड्री वाल और ये इसका जो है इसमें जो लगी हुई है पटिया, ये किसने लगवाया है? ये उसी ने लगवाया है। ये उसी ने लगवाया है। हाँ, इस पे दो देशों को जो देखने को मिल रहा है, 2 देशों के झंडे लगे हुए हैं। 2 देशों के झंडे लगे हुए हैं। तो क्या कहा था तुम लोगों से इस तरीके की उसको बनाने के लिए, बाउंड्री वाल को? कुछ नहीं कहा था कि खाली ये पास हो जाएगा, उसके बाद में चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे इसमें जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी करना चाहो जो कर सकते हो, जो करना चाहो जो कर सकते हो। हाँ, तो इस तरीके से ये कुछ हमारे यहाँ जो अलग डिजाइन का नहीं लग रहा, ये मस्जिद की सी डिजाइन का जो है प्रतीत हो रहा है, कब्रिस्तान टाइप जो है। ये मेरे को आज सूचना मिली थी। हाँ। और पेपर भी मैंने देखा था, तो मेरे को जैसे ही पता लगा मैं वहाँ से आया और यहाँ गांव वालों से मैंने आके बात की है। हाँ। तो पता लगा है एक मुस्लिम वर्ग से एक लड़का है और उसके साथ कोई कुवैत से आदमी है। हाँ। जो इस तरह का काम कर रहे हैं नल लगवाने का। उसके साथ साथ एक ये आप देख रहे हैं कि मस्जिद टाइप जैसे कवर टाइप पानी पीने का ये कवर टाइप ऐसे कवर करवाया है चारों तरफ से, दूर से देखने में जैसे कवर। और दूसरी बात, हमारे भारत के झंडे के साथ एक कुवैत का झंडा भी लगा हुआ है।
तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या संस्था है क्या नहीं। अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है और अभी जांच चल रही है। जैसे भी डीएम साहब आदेश करते हैं इसमें कार्रवाई होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कार्रवाई हो उचित से उचित, क्योंकि इस तरह की हरकत हम लोगों के यहाँ, हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बाकी यहाँ के लोग सब हिंदू हैं। जी यहाँ टोटल हिंदू आबादी है, कोई वैसी आबादी नहीं है, टोटल हिंदू आबादी है। अलीगढ़ के जलालपुर क्षेत्र में बने गोदाम के अंदर से एक ई रिक्शा चालक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के जलालपुर के अंदर रहने वाला 28 वर्षीय युवक सुमित, जो इलाके के अंदर ई रिक्शा चलाने के बाद एक गोदाम पर रहता था, वह देर रात युवक ई रिक्शा चलाने के बाद गोदाम पर जाकर सो गया। लेकिन सुबह जब गोदाम का दरवाजा नहीं खुला तो ई रिक्शा मालिक गोदाम पर पहुंच गया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा ना खुलने के बाद युवक ने फोन पर परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा काट कर युवक के शव को बाहर निकाला, जहां पुलिस ने सुमित के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, थाना दिल्ली गेट में जलालपुर क्षेत्र में नमान कॉलोनी है, वहाँ पर एक सुमित नाम का 28 वर्ष का युवक है जो टिड्डी चलाता था और उसका शव मिला है, जो कि एक टेबल फैन से सटा हुआ था। और जो शव की स्थिति है उसको देख के लग रहा है प्रथम दृष्टया कि इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, लेकिन पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिससे कि जो कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे मिला है सर ये क्या लोग? ये जलालपुर क्षेत्र है और जो लोकलाइट्स का कहना है कि काफ़ी नशा वगैरह करता था ये, तो अभी पीएम करवा रहा है, पीएम से ये चीज़ कंफर्म है। संपूर्ण देश में 14 सितंबर को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी हिंदी प्रेमी हिंदी भाषा में कार्य हो और उसका प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए कार्य करते हैं। इसी क्रम में सोमवार को राधा सने बिहारी मंदिर में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा में कार्य करने वाले विद्वानों का सम्मान किया गया। जन सेवा समिति द्वारा राधा बिहार गोस्वामी, उमेश शर्मा और योगेंद्र भारद्वाज को हिंदी रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर बल दिया। सौभाग्य का दिन है कि जन सेवा समिति ने इस वृंदावन के सुपावन स्थल पर हिंदी जगत को एक प्रेरणा, एक स्रोत दी है। हमको ये जो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान एक धरोहर के रूप में है, ताकि आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, पूरे देश में हम ये अभियान लाएं, जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करें कि हिंदी को आगे बढ़ावा देना है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हम जन्म लेते हैं, बोलते ही सब हिंदी हैं और हिंदी हिंदुस्तान की वो जन्मभूमि है। अरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर कोई श्रृंगार है तो वो हिंदी है, हिंदी से अलग कोई श्रृंगार नहीं हो सकता है। हिंदी के क्षेत्र में जाएंगे, काव्य साहित्य की बात करते हैं, काव्य साहित्य क्षेत्र में जाएंगे तो 9 अलंकार तो सबने पढ़े हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 420 अलंकार होते हैं। अगर हिंदी का सृजन कर लिया जाए, हिंदी पर सोच संस्थान काम किया जाए, संस्कृति और संस्कार पर काम किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा देश उन्नत और विकास की ओर होगा। आज हम पथभ्रष्ट हो गए, हिंदी को भूल गए, हिंदी में पचमेल भाषा का खिचड़ी भाषा हो गई है। आज हम इस चेयर पर बैठे हुए कुर्सी है, लेकिन ये हिंदी का शब्द कुर्सी शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। मिष्ठान में जाते हैं, जलेबी पूछते हैं कि जलेबी किस भाषा का शब्द है, आम लोग सब खाते हैं, वो हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है और वो रस भरी है हिंदी के शब्द में। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनको हिंदी को हम भूल गए हैं। हिंदी का शब्द को उसको विकास किया जाए, साहित्य सम्मेलन किया जाए, जगह जगह हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, इस मातृभाषा को राष्ट्रभाषा में लाया जाए। सरकार कहती है कि हिंदी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी का सप्ताह चलेगा, हिंदी का पखवाड़ा चलेगा, लेकिन हिंदी पर कुछ कागजों की कार्रवाई होती है। मैं अनुरोध करता हूं देश की जनता से कि ये देश हिंदी हिंदुस्तानियों का है, श्रृंगार का है, इस ब्रज का तो धरोहर है, ब्रज का तो चोली दामन का साथ हिंदी का साथ रहा है, ब्रज भाषा का तो इतना अनुष्ट प्रेम रहा है। काव्य साहित्य में अगर रस की बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रज से बड़ा कोई रस ही नहीं है। तो इसमें स्वामी जी ने ये कार्य किया है, इस संस्था ने जो हमको सम्मानित किया है, ये सम्मान हम एक संकल्प लेके जा रहे हैं, एक ध्येय निश्चित धारण करके जा रहे हैं कि जगह जगह जाकर के जन प्रसार करेंगे और हिंदी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कि हमारे देश में इतनी विडम्बना हो गई है कि साउथ वाले भी हमको हिंदी की भाषा में नहीं समझते। आचार्य जी ने कहा था, ये सत्य कहा है कि ऐसी कितनी अनेकों घटनाएं होती हैं कि हिंदी को लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ पाते हैं, उसको एक मूक बिदर भाषा की ओर ले जा रहे हैं। जबकि मैं कह रहा हूँ हिंदी की भाषा जैसा कोई भाषा दुनिया में नहीं है। हिंदी का जन्म संस्कृत की निष्ठ भाषा से हुआ है और दुनिया की सारी भाषाओं का जो जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से ही हुआ है, उस निष्ठ भाषा से हुआ है। मैं कहता हूँ कि समझो, जागो, मेरे देश की जनता जागो। अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो हमारा विकास, हमारा संभव, देश की उन्नति, राष्ट्र और समाज का विकास तभी संभव होगा। तो मैं इस कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं, आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज हमको सम्मानित किया है इस ब्रज के सुपावन स्थल पर। धन्यवाद। ब्रज में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इसी क्रम में क्वार मास के पितृपक्ष में सांझी महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
15 दिवसीय महोत्सव ब्रज के कई मंदिरों में आयोजित होता है, जिसमें मंदिरों में फूलों व रंगों की सांझी बनाई जाती है। इसी के चलते प्रताप बाजार स्थित शाहजहाँपुर मंदिर में पितृपक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक सांझी मनाई जा रही है, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का रंगों के माध्यम से सांझी में वर्णित किया जाता है। सांझी कला प्राचीन परंपरा है, जिसमें राधा रानी अपनी सखियों के साथ ब्रज के विभिन्न क्रीड़ा स्थलों पर बनाया करती थी। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत ने बताया कि आज डीग उपखंड की खो थाना पुलिस ने गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर 4 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त कराने में सफलता हासिल की है, जबकि गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने में सफल हो गए। एसएसआई भरत लाल ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 4 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि डीग की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें गौवंश भरा हुआ है खो की तरफ से आ रही है। सूचना पर वह मैजाप्ता के साथ खो पुलिया पर पहुंचे और नाकाबंदी कराई। इस दौरान डीग की तरफ से मुखबिर द्वारा बताई गई जैसी गाड़ी आती दिखाई दी, उसे जाप्ता की मदद से रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में सवार 3-4 लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसी दौरान गौ तस्कर खड़ी फसल में होकर भागने में कामयाब रहे। गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें गौवंश भरे मिले, साथ ही 10 लीटर अवैध कच्ची शराब भी एक कैन में बरामद की गई। जब्त गौवंश को जरखौड़ गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया। गाड़ी को जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं गश्त में था। गश्त के दौरान सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर और गौवंश को भर करके इधर मधुबना रूट की तरफ से डीग की तरफ लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर डीग तराई पर पहुंचे, जहां एक टाटा सुमो HR नंबर की गाड़ी तेज़ी से आती हुई दिखाई दी, जो रुकाने पर नहीं रुकी, जिसका पीछा किया, लेकिन पंचर गाड़ी को ड्राइवर उसको मालीपुरा की तरफ भगा कर ले गया, जिसे मालीपुरा से पहले एक मंदिर के पास सड़क किनारे छोड़कर गौ तस्कर भागने में, अंधेरे की वजह से भागने में सफल हो गए और गाड़ी को तथा 3 गौवंशों को जब्त कर लिया है। तफ्तीश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें तमाम सपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। समाजवादी पार्टी द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और अन्य समस्याएं, जिसमें आम जनता प्रभावित है, साथ ही लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से फीस वसूली को लेकर बनाए जा रहे दबाव के विरोध में पार्टी के सभी विंग के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और धरना दिया। इसके उपरांत उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, जिस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश करार दिए। युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा और लोहिया वाहिनी के जिला और महानगर संगठनों का पूरे प्रदेश में जो है वो ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और उन मुद्दों में था बेरोजगारी, किसानों की जो आज हालात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से निजीकरण करा जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा को महंगा कर दिया गया है और लॉकडाउन के बावजूद भी स्कूलों के अंदर फीस माफ़ नहीं करी गई है और फिर भी वसूली जा रही है। तो इस सरकार को और अस्पतालों में जो हालात हैं, जिस तरह से कोविड के पेशेंट्स के नाम पे ठगी हो रही है, उस सब को लेके जो है वो आज आंदोलन करा गया है। क्या मानते हैं कोविड-19 के तहत इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन इतने कार्यकर्ता एक साथ आए, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, मैं इसको ये मानता हूँ कि हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है वो करना है, लेकिन अभी कार्यकर्ता अति उत्साहित है, ठीक है। तो अति उत्साहित होने के कारण यहाँ पे जिस तरह से हुआ उसके लिए हम लोग बहुत क्षमायार्थी हैं सब लोग। और समाजवादी पार्टी के इसमें जिला प्रशासन की ओर से महामारी अधिनियम के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन के लिए उनके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। तो इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई महामारी अधिनियम के अंतर्गत और धारा 144 के उल्लंघन में जो IPC में धारा 188 में कार्रवाई की वो कराई जा रही है। राजस्थान सरकार ने मुख्य सचेतक और भरतपुर के प्रभारी मंत्री महेश जोशी के जन्मदिन पर आज भरतपुर में संचालित इंदिरा रसोई में लोगों को मुफ्त भोजन ग्रहण कराया गया। रसोई संचालक विष्णुदत्त शर्मा ने RBM अस्पताल सहित हरिदास और रेलवे स्टेशन पर चलाई जा रही तीनों रसोइयों में लोगों के लिए स्पेशल भोजन बनवाया और सैकड़ों लोगों को भोजन कराकर मुख्य सचेतक जोशी को जन्मदिन की बधाई दी। गुणवत्ता युक्त भोजन की सभी ने तारीफ कर जोशी की लंबी आयु की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें भरतपुर का प्रभावी बनाने पर खुशी जाहिर की। आज हमारे सम्मानीय भाई साहब आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी का जन्मदिन है। उन्हीं के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने इंदिरा रसोई भरतपुर में तीनों रसोइयों पे निःशुल्क भोजन गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है, जिसका कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से चलता है और निरंतर 2 बजे तक जारी रहेगा। और इसके लिए मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर महेश जोशी जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और भरतपुर के प्रभारी मंत्री बनाए जाने की भी उनको बधाई देता हूं। इसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर महेश जोशी जी को भरतपुर का प्रभारी मंत्री बना करके भेजा है। इससे निश्चित ही हमारे ज़िले की आम जन को एवं कांग्रेसियों को भी फायदा मिलेगा और भरतपुर के विकास में एक नई पंख लगेंगे, क्योंकि जैसी उनकी कार्यशैली और क्षमता है आदरणीय जोशी भाई साहब की, उससे सब लोग परिचित हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डी कस्बा के नए बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा चलाई जा रही इंदिरा रसोई का एसडीएम हेमंत कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम हेमंत कुमार ने कस्बे के बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जानकारी ली। इस अवसर पर एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के अंतर्गत स्वच्छ व पौष्टिक भोजन मिले, ऐसा प्रयास है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की जाँच के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम ने हेरिटेज बस के सामने खड़ी बसों और प्राइवेट वाहनों को हटाने के साथ ही नगर पालिका ईओ मनीष शर्मा को बस स्टैंड के सामने से ढकेलों को हटवाने के मौके पर ही दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैंने और ईओ साहब ने इंदिरा रसोई का विजिट किया। इंदिरा रसोई को लेके जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन बस स्टैंड पर जब हमने सफाई का आलम देखा या जो हमने टेंडर दे रखे हैं उन्होंने निश्चित स्थान पर नहीं लगा रखे हैं, उनको निश्चित स्थान पर लगाने का निर्देश दिया है। और जो बस इंचार्ज हैं, यहाँ के चीफ मैनेजर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बस को नियत स्थान पे खड़ा करें ताकि यात्री को भी दिक्कत ना हो और हमारा जो रोड है वो भी ब्लॉक ना हो। धन्यवाद। ये प्राइवेट वाहन से बात करेंगे, हम चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले और उसके बाद भी यदि नहीं मानते तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट कचहरी पर जोरदार नारों के साथ वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं साथ ही अलीगढ़ पुलिस को भी आड़े हाथ लेते हुए कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाई। साथ ही राष्ट्रीय विप्र एकता मंच पदाधिकारियों ने अलीगढ़ में पिछले दिनों एक बच्चे की गला घोंटकर हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के लिए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाए व हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। चतुर्वेदी किस संगठन से? राष्ट्रीय विप्र एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ में डोरी नगर निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र 11 वर्षीय अतुल शर्मा की बहुत ही बेरहमी से हत्या हुई है। अपहरण के बाद हत्या हुई है। 10 तारीख को बच्चा अपहृत होता है, 12 तारीख को उसका शव मिलता है। शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद में हत्या की पुष्टि करती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। हम पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। उसका इकलौता पुत्र मारा गया है और उसके ही रिश्तेदारों को पुलिस ने उठा के थाने में बंद कर दिया है। पता चला है कि वो जिसका पुत्र मारा गया है वो बेचारा बाप आज अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात हम लोगों के लिए नहीं होगी और बहुत ही गरीब परिवार है। हम जिलाधिकारी के माध्यम से शासन से मांग करते हैं 20 लाख रुपए मुआवजा और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत उसको घर बनाने के लिए पैसा सरकार दे और जल्द से जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजे। अगर हत्यारोपियों को 2 दिन के भीतर गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया या फिर 2 दिन के अंदर मुआवजे का ऐलान नहीं होता है तो हम सड़क पर उतरकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तैनात चौकीदारों को मूलभूत समस्याओं से वंचित रखने के कारण आज चौकीदारों का एक संगठन जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पिछले कई वर्षों से लगातार वे पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं और साथ ही सरकार से मिलने वाली राशि भी उन्हें प्राप्त होती है, परंतु यह राशि इतनी नहीं है कि यह लोग अपने घर का भरण पोषण कर सकें। पिछले कई वर्षों से लगातार वे अपनी मानदेय को बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, परंतु अभी तक किसी ने भी चौकीदारों के विषय में नहीं सोचा। साथ ही चौकीदारों की मांग है कि वह जिलाधिकारी के साथ एक विशेष बैठक करना चाहते हैं। इधर थानों में अगर वह लोग जाते हैं तो उनको जमीन पर बैठने के लिए कहा जाता है, उनको बैठने के लिए भी कोई स्थान प्राप्त नहीं है। साथ ही एक मोबाइल की भी मांग उन्होंने की है।
इन सभी मांगों को लेकर आज चौकीदार ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से बैठक किए जाने की मांग की। हमारी ये है कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। ठीक, हम धरना देते रहेंगे। समस्या लेकर आएंगे। हम खैर थाने से हैं और खैर थाने से आए हम। हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, हमारी बहुत कम है, वेतन बहुत कम है। अभी कितना वेतन है आपका? 2500। तो आपका 2500 रुपए के वेतन में घर परिवार का गुजारा हो पाता है? नहीं हो पाता। तो किस मांगों को लेकर आए इन्हीं के पास, इनके पास आए। क्या मांगे आपकी? हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, यही है बस। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।